नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान तक चैनल और मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, रबी सीजन की शुरुआत हो गई है। कई जगहों पर रबी फसलों की जो अग्रिम बुआई वाले राज्य हैं, जहां पर अगड़ी खेती होती है, अगेती किस्में बोई जाती हैं गेहूं की या और रबी फसलों की, वहां पर बुआई शुरू हो चुकी है। आप जानते हैं कि भारत में अगर हम राज्यों की बात करें कि कौन कौन से प्रमुख रबी की खेती वाले राज्य हैं या गेहूं उत्पादक राज्य हैं, तो उसमें उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तराखंड, इन राज्यों में और पश्चिम बंगाल में भी खेती होती है गेहूं की और रबी फसलें बोई जाती हैं। सरसों, चना, मटर, जौ, तमाम तिलहन और तमाम फूड ग्रेन्स होते हैं तो और दलहन की फसलें होती हैं। और रबी फसलों में क्योंकि बारिश कम होती है तो उसके लिए उपाय क्या होते हैं और बारिश क्यों होती है, कब होती है, इसकी बात करते हैं इस वीडियो में। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि आमतौर पर किस राज्य में कितनी बारिश रिकॉर्ड की जाती है पोस्ट मानसून सीजन के महीनों में। पोस्ट मानसून सीजन यानी अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, जो कि बहुत क्रूशियल टाइम होता है रबी फसलों के लिए। जहां पर रेन फेड क्रॉप है या जहां पर सिंचाई के साधन नहीं है, वहां पर बारिश बहुत मायने रखती है। उत्तर भारत में शुरुआत करें तो यहां पर जम्मू कश्मीर में 134 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की जाती है इन 3 महीनों में। और हिमाचल प्रदेश में ये सामान्य बारिश के आंकड़े हैं, मैं फोरकास्ट नहीं कर रहा हूं कितनी बारिश होने वाली है। हिमाचल प्रदेश में 92 मिलीमीटर, उत्तराखंड में 60 और पंजाब में 26, हरियाणा में 20, दिल्ली में 23, राजस्थान में मात्र 18 मिलीमीटर वर्षा होती है। और उत्तर प्रदेश में 42, बिहार में 73 मिलीमीटर, झारखंड में 90, ओडिशा में 131, छत्तीसगढ़ में 77, मध्य प्रदेश में 54 और महाराष्ट्र में 98 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की जाती है। दादरा नगर हवेली, दमन दीव में 55, गुजरात में 28, यानी गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, ये सब बहुत कम वर्षा वाले राज्य हैं। उनसे बेहतर स्थिति में मध्य और पूर्वी भारत के राज्य हैं। और अगर बात करें अगर हम पूर्वोत्तर भारत की, तो यहाँ पर ठीक ठाक बारिश होती है, अच्छी बारिश होती है। और सभी जगहों पर 200, 150, 200 से ज़्यादा ही बारिश रिकॉर्ड की जाती है, 200 मिलीमीटर से। पश्चिम बंगाल को अगर हम छोड़ दें तो नागालैंड में भी 161 मिलीमीटर वर्षा होती है। और दक्षिण भारत के क्षेत्रों में, क्योंकि यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट मानसून, देश का मिनी मानसून, इस दौरान एक्टिव रहता है इस पूरे सीजन में। 20 अक्टूबर से शुरुआत होती है और 21 अक्टूबर को मानसून का यहां पर इस बार आगमन हुआ है 2023 में। और नॉर्थ ईस्ट मानसून से 5 मेट्रोलॉजिकली सब जो डिवीजन बांटे गए हैं, उनमें 5 सब डिवीजन ऐसे हैं जहां पर इस सीजन में, इन महीनों में बारिश ज़्यादा रिकॉर्ड की जाती है, जिसमें तमिलनाडु है, पौंडीचेरी यानी पुदुचेरी है, और साउथ आंध्र प्रदेश का रीजन है, साउथ इंटीरियर कर्नाटक और केरल है। क्योंकि यहाँ पर जो उत्तर पूर्वी हवाएं आती हैं, ये जो कट आप देखिए, इसकी भौगोलिक बनावट है। भारत में जो मौसम होता है उसके लिए भारत की जो भौगोलिक बनावट है वो बहुत जिम्मेदार है। तो भौगोलिक बनावट यहाँ पर इस तरह की है कि ये जो हवाएं चलती हैं लैंड के अलावा समुद्र क्षेत्र में, बंगाल की खाड़ी में, ये हवाएं यहाँ से आगे पहुँचती हैं और यही पूरा रीजन प्रभावित होता है सबसे ज़्यादा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको जानकर, शायद अगर आपने नहीं जाना है तो जानकर हैरानी होगी कि तमिलनाडु में इस मॉनसून सीजन में, जो हम देश में बारिश का सीजन देखते हैं जून से सितंबर के बीच में, उससे ज़्यादा बारिश तमिलनाडु में इस मॉनसून सीजन में रिकॉर्ड की जाती है। यानी कि मिनी मॉनसून जो है, नॉर्थ ईस्ट मॉनसून, वो यहाँ के लिए सबसे ज़्यादा वर्षा वाला सीजन होता है। तो ये तो रही बात बारिश के आंकड़ों की। इसके बाद हम एक बार नज़र डाल लेते हैं कि बारिश होती कैसे है मध्य भारत में या उत्तर भारत के भागों में, क्योंकि यहाँ तो नॉर्थ ईस्ट मॉनसून बारिश देता है। बाकी जगहों पर बारिश कैसे होती है? पश्चिमी विक्षोभ के कारण, जो कि कैस्पियन सी और मेडिटेरेनियन सी की तरफ से हवाएं उठती हैं और ये हवाएं एटमॉस्फेयर में चलनी शुरू होती हैं, ऊपर जाती हैं, ऊपर जाने के बाद ये आगे बढ़ती रहती हैं पूरब की तरफ। और यहाँ पर क्योंकि पहाड़ी रीजन है, ये जो पूरा खाली रीजन आप देख रहे हैं, ये वो रीजन है, हिमालयन रेंज है, जो यहाँ पर पहुँचने वाली हवाओं को आगे नहीं जाने देती है, ये रेंज रोक देती है। और उसके बाद ये हवाएं धीरे धीरे और ऊपर उठने लगती हैं, उस रीजन में पहुँच जाती हैं जहाँ पर क्लाउड फॉर्मेशन होता है, जहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट है। जब यहाँ पर हवाएं ऊपर पहुँच जाती हैं, तब यहाँ पर बादल बनने शुरू हो जाते हैं। और ये बादल यही नहीं बनते, बल्कि यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से ही बनते हुए आते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी हायर रेंज है और अफगानिस्तान के उत्तरी भागों पर भी हायर रेंज है। तो यहाँ से जो बादल आते हैं, उनके चलते पहाड़ों पर बर्फबारी होती है। जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है, तो जिसे कहते हैं ना कि कुछ बड़े नेता जो होते हैं वो अपने साथ कुछ लोगों को साथ लेकर चलते हैं। तो ये अगर WD स्ट्रांग है तो वो अकेले नहीं आता है, वो अपने साथ एक अपना सपोर्टिंग सिस्टम जनरेट करता है और वो इंड्यूस करता है सर्कुलेशन को। सर्कुलेशन यानी चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र, जिसे हम जब आगे इंटेंसिफाई हो जाता है तो तूफान भी बोलते हैं, समुद्री तूफान या चक्रवाती तूफान। लेकिन वो तूफान नहीं होता, तूफान जैसी स्थिति उसकी होती है और वो एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की विपरीत दिशा में, इस तरह से उसकी घूमने का तरीका होता है, प्रोसेस होता है। और वो आमतौर पर यहाँ सेंट्रल पाकिस्तान या उत्तरी पाकिस्तान के आसपास बनता है और वो इतना तेज़ उसका प्रभाव होता है कि वो अरब सागर से हवाओं को खींचना शुरू कर देता है। अरब सागर से जो हवाएं आती हैं वो यहाँ से ऊपर उठना शुरू होती हैं और यहाँ पर क्लाउड बनते हैं और उन बादलों से
ओलावृष्टि या बारिश राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में हमें देखने को मिलती है। तो ये प्रोसेस रहता है और ये प्रोसेस कई बार अगर हम देखें, आपको भी एक्सपीरियंस होगा सर्दियों के मौसम में या सर्दी से पहले भी, जब मानसून खत्म हो जाता है उसके बाद भी कई बार यहाँ जब बारिश शुरू होती है पंजाब और हरियाणा में, तो वो बारिश आगे बढ़ते बढ़ते जिस तरह से हवाएं जा रही हैं उसी तरह से ये बिहार तक पहुँच जाती है बारिश। और बिहार ही नहीं बल्कि पंजाब, दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से लेकर झारखंड, पश्चिम बंगाल के रीजन तक, और कई बार उत्तरी मध्य प्रदेश के जो रीवा, सीधी, सिंगरौली तक का रीजन है या राजस्थान का तमाम हिस्सा है, इन भागों में कई बार बारिश देखने को मिलती है। और कई बार तो जब सर्कुलेशन नीचे बनते हैं तो इनके चलते गुजरात के ऊपर बारिश देखने को मिलती है। और इस साल चूंकि एल नीनो का इम्पैक्ट है और इंडियन ओशन डायपोल यानी जो इसे शॉर्टकट में आईओडी भी कहते हैं, वो अभी पॉजिटिव बना हुआ है। तो ऐसी सिचुएशन में अब माना यह जा रहा है कि विंटर रेन पर भी उसका इफेक्ट रहेगा, यानी कि एल नीनो का प्रभाव अभी ख़त्म नहीं हुआ है। और पहले भी, इसके पहले जो वीडियो आपने देखा था उसमें मैंने बताया था कि एल नीनो मार्च के बाद, अप्रैल के बाद जाकर थोड़ा सा डाउनवर्ड ट्रेंड दिखाएगा, यानी कि उसमें गिरावट धीरे धीरे शुरू होगी और हो सकता है कि अगले साल के मानसून पर भी एल नीनो का प्रभाव रहे। अभी वो बहुत दूर की बात है, लेकिन इस बार जब एल नीनो का प्रभाव बना हुआ है, इंडियन ओशन डायपोल का प्रभाव बना हुआ है, तो उस दौरान भारत पर क्या पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव अच्छा होगा या भारत पर बाकी जगहों पर बारिश अच्छी होगी? तो नॉर्थ ईस्ट मानसून की बात करें जो कि साउथ पेनिनसुलर रीजन में बारिश देता है और उत्तर में डब्ल्यूडी के प्रभाव से बारिश होती है, तो ये सारे सिस्टम बहुत स्ट्रांग परफॉर्मेंस देने वाले नहीं है, ऐसा इस बार संकेत है। सामान्य के आसपास बारिश होगी पोस्ट मानसून सीजन में, यानी अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के महीनों में। और इसमें भी सामान्य की तरफ एक होता है कि सामान्य की रेंज 0 और 0 से कुछ डिग्री ऊपर या कुछ डिग्री नीचे को भी सामान्य ही कंसीडर किया जाता है। तो ये सामान्य डाउनवर्ड वाला रहेगा, यानी कि सामान्य से कम वाले रेंज की तरफ रहेगा, ऊपर की तरफ नहीं रहेगा। जैसा आप देखते हैं कि इतनी बारिश को सामान्य माना जाता है, तो सामान्य की तरफ रहेगा लेकिन नीचे की तरफ ट्रेंड रहेगा। और अभी जो सिचुएशन बनी हुई है, साइक्लोन बने हुए थे, एक तेज़ जो कि अरब सागर में था और आगे गया अफ्रीका की तरफ लैंडफॉल किया, इसने ओमान और यमन में तबाही मचाई। और दूसरा हामून बना था बंगाल की खाड़ी में। सिचुएशन बहुत फेवरेबल नहीं थी, शुरुआत में नहीं लग रहा था कि साइक्लोन बनेगा, लेकिन यहाँ पर साइक्लोन बना और उसके बाद ये जब सिस्टम आगे बढ़ा तो इसने यहाँ पर जब लैंड रीजन के बेहद करीब पहुंच गया था तब यहाँ पर साइक्लोन बना और साइक्लोन बनने के बाद उसने लैंडफॉल किया बांग्लादेश और आसपास के भागों पर और जल्दी ही डिफ्यूज हो गया। तो अब बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों जो है किसी प्रभावशाली मौसमी सिस्टम से मुक्त हो गई हैं और अब दोनों में आप देखिए कि किस तरह की हलचल बढ़ रही है। ये जो हलचल बढ़ती हुई नजर आ रही है, साथ में उत्तर पूर्वी हवाओं का फ्लो और प्रभाव, इंटेंसिटी बढ़ती हुई नजर आ रही है। उसके चलते तटीय ओडिशा, तटीय पश्चिम बंगाल और पूरा साउथ पेनिनसुलर रीजन, वो रीजन जहाँ पर साउथ रीजन में जहाँ पर बारिश होती है नॉर्थ ईस्ट मानसून के चलते, उस रीजन में बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर लगातार बढ़ रही हैं। बेल्लारी तक बारिश बढ़ रही है, हुबली तक बारिश बढ़ रही है कर्नाटक में, और विजयवाड़ा, विशाखापत्तनम, नेल्लोर से लेकर बेंगलोर, मंगलुरु समेत तमाम साउथ पेनिनसुलर सिटीज़ में बारिश की गतिविधियाँ आने वाले 10 दिनों में बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। तो ये बारिश जो है यहाँ पर सामान्य बारिश है और इसकी ज़रूरत है, इसका इंतज़ार यहाँ पर लोगों को है। तो ये शुरुआत हो जाएगी। अगर बात हम मध्य भारत के भागों की करें तो यहाँ पर आप देखिए कोई सिग्निफिकेंट एक्टिविटी नहीं दिखाई दे रही है। बादल बीच बीच में ज़रूर बनेंगे लेकिन यहाँ पर बारिश की संभावना बहुत कम। ओडिशा को छोड़ दें, ओडिशा के तटों को और पश्चिम बंगाल के, तो बाकी जगहों पर यहाँ पर ड्राई वेदर रहेगा। गुजरात में थोड़े बहुत बादल आ सकते हैं जो बूंदाबांदी दे सकते हैं, कुछ गतिविधियाँ, लेकिन बहुत संभावना कम है। राजस्थान के ऊपर बादल आएंगे, ठीक ठाक बादल आएंगे जिनसे आपको लगेगा कि यहाँ पर बारिश होने की संभावना लग रही है। अगले 10 दिनों के बीच में कई बार ऐसा मौका आएगा और यही बादल उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश पर भी पहुंचेंगे। आपको रात में या सुबह के समय जब आप उठेंगे तो ऐसा लगेगा कि धूप निकली ही नहीं है और ये बादल रहेंगे। ये बादल आपको ऐसा अनुभव दे सकते हैं, ऐसा फील दे सकते हैं कि बारिश होने वाली है, लेकिन बारिश होगी नहीं। और इसी के साथ साथ टेम्परेचर गिरता रहेगा। लगातार उत्तर पश्चिमी दिशा की हवाएं तमाम इलाकों में पहुंचती रहेंगी। पहाड़ों पर अभी बहुत बर्फ नहीं गिरी है, लेकिन जो बर्फ गिरी थी उसका असर मैदानी इलाकों पर पहुंचता रहेगा। उसके चलते तापमान में गिरावट होती रहेगी। तो ये जो गिरावट का प्रोसेस है ये नॉर्मल ट्रेंड पर रहेगा। बारिश कम हुई है इस बार पोस्ट मानसून सीजन में, अब तक बहुत कम बारिश रिकॉर्ड की गई है उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में और पहाड़ी इलाकों में।
और इसमें अभी कोई सिग्निफिकेंट चेंज देखने को नहीं मिलने वाला है। लेकिन पहाड़ों पर बर्फबारी की अगर हम बात करें अगले 10 दिनों के दौरान, तो यहाँ पर कुछ हिस्सों में बर्फबारी की ठीक ठाक संभावना नजर आ रही है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। लेकिन इसके ऊपरी हायर रीचेस पर ही बर्फबारी देखने को मिलने वाली है। तो ये वजह यह है कि WD जो यहाँ से होकर के गुजरेंगे अगले 10 दिनों के दौरान, वो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली नहीं होंगे और भारत के ऊपर से नहीं गुजरेंगे। उनका जो ट्रैक रहेगा, पहाड़ों पर टकराएं इससे पहले वो रास्ता अपना बदल लेंगे। जिसे कहते हैं ना कि आगे जाकर व्यवधान है, तो रास्ता बदल लें और उधर से निकल जाएं। जब आप चलते हैं, कहीं जा रहे होते हैं, तो कुछ इसी तरह से बादलों को भी ऐसा लग रहा है कि वो इधर से जाएंगे तो यहाँ रुकना पड़ेगा, यहाँ पर हिमालय में रोक लेंगे, तो ये आगे निकलकर कहीं और बरसने के मूड में है, इसलिए आगे निकल जाएंगे। लेकिन कुछ इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को हमें मिलेगा और इसके चलते जो इंड्यूस सर्कुलेशन बनेगा वो मैदानी इलाकों में थोड़े बहुत बादल देगा, बारिश फिलहाल नहीं देगा। तो क्या कुछ परिवर्तन आगे आने वाले दिनों में होगा, इसके बारे में अपडेट ज़रूर करेंगे। आप अपने क्षेत्र के मौसम के बारे में, किस तरह का मौसम है, ये ज़रूर अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और साथ ही साथ खेती के लिए बारिश के ऊपर निर्भर मत रहिए, और इसीलिए अक्सर ये कहा जाता है कि रेन वाटर को हार्वेस्ट करिए, यानी कि वर्षा जल को संग्रहित करने का प्रयास करें। अगर आसपास के जलाशय हैं तो उनको क्लीन करके रखा जाए, ताकि जब बारिश हो रही हो उस दौरान पानी वहाँ पर इकट्ठा हो जाए, और जब बारिश बंद हो जाए उस दौरान सिंचाई की ज़रूरत को पूरी करने के लिए उस पानी का इस्तेमाल किया जा सके। और बहुत जगहों पर किसान भाई काफ़ी स्मार्ट हो चुके हैं और इन ज़रूरतों को, क्योंकि एक्सपीरियंस उनका कहता है कि अगर बारिश नहीं हुई तो नुकसान हो जाएगा, तो ऐसे में ये करना पड़ेगा। तो अनुभव के आधार पर उन्होंने बदला भी है, अपग्रेड भी किया है अपने आप को, उन्नत विधियों का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। तो लगातार इसी तरह से अपग्रेड करते रहिए अपनी विधियों को और जुड़े रहिए किसान तक चैनल के साथ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।